हाय फ्रेंड्स, चलिए करते हैं 100 क्वेश्चन हिस्ट्री से। बंगाल विभाजन के प्रत्यक्ष या पक्षघात के रूप में कौन सा आंदोलन चलाया गया था जब बंगाल विभाजन हुआ? उसके अगेंस्ट में हमने चलाया था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन मूल रूप से देखा जाए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? ये बंगाल विभाजन के लिए हुई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। कर्जन के द्वारा कब? 16 अक्टूबर को की गई थी। 1905 में 16 अक्टूबर को कर्जन के द्वारा घोषणा कर दी गई थी। निम्नलिखित में से 1945 से 1946 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो इंडियन नेशनल आर्मी जो थी उसके पक्ष में शामिल हुए जो लोग थे उसमें आते हैं हमारे, मतलब इनके किसकी अध्यक्षता में इनने पक्ष लिया था? तो ये है भूलाभाई देसाई। कौन थे? भूलाभाई देसाई थे। आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना का श्रेय कैप्टन मोहन सिंह को जाता है। किन को जाता है? मोहन सिंह को जाता है इनकी स्थापना का श्रेय। आज़ाद हिंद फौज की गिरफ्तार किए गए थे, पहले थे सहगल, ढिल्लो, शहनवाज, तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इन पर लाल किले का मुकदमा चलाया गया था। और इनकी जो पेशकश की थी या फिर इनको बचाने का प्रयास इनके द्वारा किया गया था भूलाभाई देसाई की अध्यक्षता में पूरे वकीलों की टीम के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया है? तो किस दिन को मनाया गया है पूर्ण स्वराज दिवस? तो ये मनाया गया था 26 जनवरी को। कब मनाया गया है? 26 जनवरी को मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 26 जून 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया। इसका निर्णय लाहौर अधिवेशन में 1929 में किया गया था। कब किया गया था? लाहौर अधिवेशन में 1929 में इसकी घोषणा की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी के उस उपलक्ष्य में इन्होंने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था। नेक्स्ट आती हैं रजनी पाम दत्त ने कहा था कि वह समाजवाद से लड़ते भी थे और सहयोगी भी करते थे। इन्होंने किस राजनीतिक संगठन के बारे में ये कहा है? तो रजनी पाम दत्त के द्वारा कांग्रेस की उदारवादी नीति की आलोचना के कथन में कहा गया था कि किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इन्होंने आलोचना की थी रजनी पाम दत्त के द्वारा। और इन्होंने कहा था कि यह समाजवाद से लड़ते भी हैं और सहयोग भी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? कौन सा एक समाचार पत्र है जो कि राष्ट्रवादी नहीं था? तो हमारा द हिंदू है, द महारत है, बंगाली है, लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वह 3 नवंबर 1938 को की गई थी। इसका स्वामित्व लंबे समय तक जो वेनेट कॉलमैन एंड कंपनी के पास था। तो भैया इन्होंने अच्छे ब्रांड छपवाए थे ना, ब्रांडेट कॉलमैन एंड कंपनीज के पास तक कई दिनों तक इसका स्वामित्व रहा है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध से संबंधित है? तो जलियांवाला बाग नरसंहार संबंधित था रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह से संबंधित था। कौन से था? रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह 1717 में आया था, नहीं 1919 में आया था, सॉरी 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया। इसमें भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से इसको नियमित किया गया था। इसमें जो विरोधकर्ता थे सर सफरुद्दीन कुचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके विरोध में पंजाब में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल नहीं 13 अप्रैल हो गई है ना, 13-14 अप्रैल को 1919 में एक सभा का आयोजन किया गया था। भारत में औपनिवेश शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन कौन से संस्थान है, कब कब गठित की गई हैं, है ना? तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की है? इसमें क्या बताना है? सुमेलित बताना है। तो पहला तो गलत है, विलियम जोन्स ने थोड़ी ना की थी। फिर आता है कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कलकत्ता मदरसा है उसकी स्थापना हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। ये सही हो जाएगा। तो जो हमारा बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना
1791 में की गई थी और किसने की थी? जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। तो जब हम बनारस जाते हैं तो मस्त डंके वंके बजा के आंदोलन निकलते हैं ना, या फिर आरतियाँ निकलती हैं, सुबह रैलियाँ निकलती हैं। तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी 1791 में। फिर आती है कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1780 में की गई थी और यह वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। दूसरा सही हो जाएगा। कोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, इसकी स्थापना 1800 में की गई थी और लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी, ना कि ऑर्थर वेलेजली के द्वारा। तो किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। स्वदेशी एवं बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में सामने आया था? तो सबसे पहले हमने स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार का सबसे पहले प्रयोग कब किया है? तो जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरोध में इसका प्रयोग किया गया था। 4 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा कर दी गई। इसके पश्चात प्रतिक्रिया के रूप में जो भारतीय हैं इनके द्वारा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाने लगा, प्रसार होने लगा और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। निम्नलिखित में से कौन भारत में औपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक रहे हैं? जो औपनिवेशवाद है उसके आर्थिक आलोचक रहे हैं हमारे दादा भाई नौरोजी और आर.सी. दत्त रहे हैं औपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक। इन्हीं के द्वारा जो हमारा बजट है वह प्रस्तुत किया गया था। सबसे पहले भारतीय बजट प्रस्तुत नहीं किया था, इन्होंने क्या राष्ट्रीय आय निकाली थी, है ना, दादा भाई नौरोजी ने, और आर.सी. दत्त के द्वारा निकाली गई थी हमारी राष्ट्रीय आय सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से। भारत में प्रथम पीढ़ी के राष्ट्रवादियों में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुब्रमण्यम अय्यर और अस्सी दत्त प्रमुख थे। इन्होंने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और आर्थिक नीतियों की आलोचना की है। भारतीय राष्ट्रीयवाद आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण भी किया है। दादा भाई नौरोजी हैं, इन्हीं के द्वारा ही धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रमों का संकल्प किसने प्रस्तुत किया था या प्रतिपादित किया था? तो 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन में मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम का जो संकल्प है वह प्रस्तुत किया गया था दादा भाई नौरोजी के, नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना। किसने किया था इसमें? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसकी अध्यक्षता की गई, जो कांग्रेस की अध्यक्षता है इस समय वह दादा भाई नौरोजी ने की थी, लेकिन जो इसका प्रस्ताव है मूल अधिकारों का और आर्थिक कार्यक्रमों का संकल्प है, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई और इसमें इरविन समझौते को स्वीकृत कर दिया गया। तो जो इरविन समझौता गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था उसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। इसमें मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रमों का संकल्प भी स्वीकार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की आधिकारिक वार्ता हुई थी? तो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की आधिकारिक वार्ता कहाँ पर हुई है? तो क्रिप्स मिशन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था और इसमें जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद ने बात की थी। जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद के द्वारा से बात की गई थी। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और 1942 में भारत पहुंचा था। यह भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए आया था, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया, हमें नहीं होना शामिल इसमें। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचना कौन है या रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे हमारी सरोजिनी नायडू। गोल्डन से बिल्कुल एकदम सजी रहती थी सरोजिनी नायडू। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक जो कविता संग्रह है वह सरोजिनी नायडू द्वारा रचित है। 1925 में इन्होंने कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब की थी? 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने, और यह स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर भी रही थी। उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर रही थी। इनका उपनाम है भारत कोकिला, इनको कहा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था और दूसरे सत्याग्रही कौन बने थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने थे। मार्च 1940 को महात्मा गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा गया। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे बने 17 अक्टूबर 1940 को, और 31 अक्टूबर 1940 को नेहरू जी दूसरे सत्याग्रही के रूप में सामने आए थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा असफ अली
भूमिगत क्रियाकलापों की प्रमुख महिला संगठक रही थी। ये किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसमें क्या हुआ था, 0-8 चलाकर सारे बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस को, उनको उठा लिया गया था। अब छोटे छोटे नेता इसमें उभरे थे, जैसे कि अरुणा असफ अली। तो अरुणा असफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। भूमिगत क्रियाकलापों में इन्होंने रेडियो का संचालन किया था मुख्य रूप से। और यह भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था? 1942 में हुआ था। मुंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का झंडा फहराया गया था और इसमें ही कहा गया था, करो या मरो का नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा। क्रिप्स प्रस्ताव में प्रावधान शामिल हैं। जो क्रिप्स प्रस्ताव है, इसमें कौन कौन से प्रावधान शामिल हैं वो बताने हैं। क्रिप्स प्रस्ताव यह भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए था। सच में था कि नहीं था? ये औपनिवेशिक दे रहा था कि भैया तुम क्या बनाओ, एक डोमिनियन स्टेट बन जाओ। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए आया था, तो ये सही हो जाएगा हमारा। जिसने बोला है कि संविधान निर्मात्री निकाय बनाया जाए। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। उस युद्ध के बाद भारत को इनने मैं कहा था कि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो भारत को क्या कर दिया जाएगा, एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया गया था, दिया जाएगा। संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा और यह संस्थान भविष्य में भारत के ब्रिटिश गण राष्ट्रमंडल से पृथक होने का प्रस्ताव भी पारित कर सकती है। मतलब यदि चाहेगी तो भारत को अलग से बाद में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर सकती है। कौन सी? हमारी जो संविधान निर्मात्री निकाय है वो। ये आए थे क्रिप्स मिशन में प्रावधान। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस ने। इनने कहा था भैया हमें तो भैया स्वतंत्र भारत चाहिए। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब किया गया था? 1941 में। 1941 में जर्मनी इटली ने बंदी के रूप में रहे भारतीय सैनिकों को एकत्रित कर मुक्ति सेना का गठन किया था। जो जर्मनी में बेचारे भारतीय सैनिक थे, बंदी थे, उनको मुक्त कराया सुभाष चंद्र बोस ने और उनसे एक मुक्ति सेना का गठन किया था। 21 अक्टूबर 1943 को 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था सिंगापुर में। कौन सी जर्नल या फिर पत्रिका है जो कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित की गई थी? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित की गई थी अल हिलाल। क्या प्रकाशित किया गया था? अल हिलाल प्रकाशित किया गया था 1912 में। उर्दू साप्ताहिक था अल हिलाल, जिसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। इंडिया के संदर्भ में या भारत के संदर्भ में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे संबंधित माना जाता है? जो हमारे भारत में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है, किससे संबंधित माना जाता है? जो थॉमस मुनरो है, इसके द्वारा माना जाता है। भैया इनने माना ही नहीं, किसी की बात नहीं सुनते थे ये, तो बस पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण इन्होंने लागू कर दिया। तो सबसे ज़्यादा संबंधित किससे माना जाता है? थॉमस मुनरो से माना जाता है। मुनरो पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के समर्थक थे। भारतीय गाँव में गणतंत्रात्मक स्वरूप के समर्थक थे ये। मुनरो ने 1820 में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। कब किया था? 1820 में। 1820 में मद्रास में, माँ से मुनरो, माँ से मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की थी। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो जो हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता है वह राष्ट्र का जीवन श्वास है, यह कहा गया था हमारे अरविंद घोष के द्वारा। अरविंद ने घोष की थी कि भैया हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है। अरविंद घोष, हमें सांस लेने दो। किन दो नेताओं ने भारत का दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? तो किन बड़े बड़े नेताओं के द्वारा भारत का दौरा किया गया है? तो ये थे हमारे पहले महात्मा गांधी और दूसरे आते हैं बाल गंगाधर तिलक। इन दोनों के द्वारा भारत का पूरा दौरा या भ्रमण किया गया था और सामाजिक उत्थान के कार्य किए गए थे। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी? सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसके द्वारा उठाई गई थी? तो मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा उठाई गई थी। मौलाना हजरत मोहानी। भाई एक ही हसरत है, हमें चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता। तो पूर्ण स्वतंत्रता 1921 से मांग किसके द्वारा उठाई गई थी? हजरत मोहानी या मौलानी के द्वारा उठाई गई थी ये। निम्नलिखित में से 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी आगा खान ने। किसने की थी? आगा खान के द्वारा की गई थी। सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन, आगे आगे चला मुस्लिम
सम्मेलन, तो सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता आगा खां के द्वारा की गई थी 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में। आगा खां ने 31 दिसंबर 1928 से 1 जनवरी 1929 तक दिल्ली में सर्वदलीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस सम्मेलन की पृष्ठभूमि 10 सितंबर 1928 को नेहरू रिपोर्ट से आई थी। सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन आगा खां के नेतृत्व में किया गया था। कस्तूरबा और महादेव देसाई की समाधि किस परिषद में स्थापित की गई है? जो कस्तूरबा गांधी हैं और कौन हो जाएंगे? महादेव देसाई हो जाएंगे। इन दोनों की समाधि है आगा खां पैलेस में। कहाँ पर है? आगा खां पैलेस में है। 9 अगस्त 1942 को महादेव देसाई को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। ये भारत छोड़ो आंदोलन का समय चल रहा है। और 14 से 15 अगस्त की मध्यरात्रि को इनका निधन हो गया था महादेव देसाई जी का, इसलिए आगा खां पैलेस में उनकी समाधि बना दी। और वहीं पर 1944 को कस्तूरबा गांधी जी का भी निधन हो गया था आगा खां महल में और स्वर्गवास हो गया था। कब? 20 फरवरी 1944 को आगा खां पैलेस में ही कस्तूरबा गांधी जी का निधन हो गया था। भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरोध में स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था? तो ये हो जाएगा हमारा पुर्तगीज़ के रूप में। भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात औपनिवेशिक शक्ति के विरोध में स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था पुर्तगीज़ के लिए। ये जा ही नहीं रहे थे पुर्तगीज़, ये 55 तक नहीं गए, 55-56 तक, 54 में उन्होंने छोड़ा था गोवा वगैरह। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में घटित हुई है? जो हमारी घटनाएं दिख रही हैं इनमें से कौन सी घटना है जो कि सबसे अंत में हुई थी? पहली होती है हमारा चोरा चोरी कांड। हाँ, पहला हुआ था चोरा चोरी कांड। फिर हमारी दांडी मार्च निकाली गई थी 1930 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। सांप्रदायिक निर्णय का घोषणा की गई थी 1942 में, 42 में आई थी। तो तीनों ही सबसे अंत में हुआ था सांप्रदायिक निर्णय घोषणा। 1924 में जारी दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो दीपावली घोषणा पत्र का संबंध हो जाएगा हमारे डोमिनियन स्टेट से। दीपावली के लिए आया था, तो भैया डोर डोर पे दीपक लगाए जाते हैं, तो दिवाली घोषणा पत्र डोमिनियन स्टेट से संबंधित था। 31 अक्टूबर 1929 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा 1929 में दिवाली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? डोमिनियन स्टेट से था। ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है उससे संबंधित है। ऑपरेशन 08 था भारत छोड़ो आंदोलन से, है ना। ऑपरेशन पोलो हमारे हैदराबाद है ना, उससे संबंधित है। किससे है? तो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से संबंधित है हमारा ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद में जो सैनिक कार्रवाई थी उसके लिए चलाया गया था। कब? 13 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में 1948 में चलाया था। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था? जो हमारे कार्ल मार्क्स हैं इनके द्वारा वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को किस सिद्धांत की मदद से सुलझाया था? तो यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से इसको समझाया था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष द्वंद्व करो। कार्ल मार्क्स के विचारों में ऐतिहासिक प्रक्रिया में प्राचीन समाज का आधार दासता था, सामंतवाद समाज का आधार भूमि तथा मध्यवर्ती समाज का आधार नगद पूंजी था। तो हमारे जो मार्क्सवाद थे उनके द्वारा कहा गया था कि जो समाज है उसका आधार दासता, सामंतवादी समाज का आधार भूमि, मध्यवर्ती समाज का आधार था नगद या पूंजी। यही इतिहास की भौतिकवादी की व्याख्या थी। अनाहिलेशन ऑफ कास्ट किसके लेखक हैं? तो जो हमारे अनाहिलेशन ऑफ कास्ट है इसके लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे हमारे B.R. अम्बेडकर जी। अनाहिलेशन ऑफ कास्ट भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखी गई है। भारतीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्थान कौन थे? तो भारतीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्थान थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता सबसे प्रमुख संस्थान थी।
राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? तो राजनीतिक सुधार है उनके लिए विरोध करने वाले पहले राजा या फिर पहले भारतीय हो जाएंगे हमारे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी की है राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब? 1828 में। 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है और इन्होंने एक ब्रह्म की पूजना का उपदेश दिए हैं। निम्न संगठन में से किसने शुद्धि आंदोलन चलाया था? तो जो हमारी हो जाएगी आर्य समाज। कौन सी समाज है? आर्य समाज है। इसके द्वारा चलाया गया था शुद्धि आंदोलन, आर्य समाज ने चलाया था। आर्य समाज किसकी थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की थी। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी मुंबई में। धर्म परिवर्तित कर चुके जो आर्य समाज था उसको हिंदू में या हिंदू धर्म में वापसी कराने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, अब इस तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन हो गया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कहा था सिस्टर निवेदिता के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? सिस्टर निवेदिता के द्वारा यह कहा गया था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है वह पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन हो चुका है। सिस्टर निवेदिता के द्वारा कहा गया था। यह स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनकी शिष्या रही हैं सिस्टर निवेदिता। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो जो शारदा एक्ट है यह 1929 में आया था। अजमेर निवासी हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया था, जिसे इन्हीं के नाम से शारदा अधिनियम कहा गया है। इसमें लड़कों की आयु रखी गई थी 18 वर्ष और लड़कियों की रखी गई थी 14 वर्ष, और ये किससे संबंधित था? बाल विवाह से संबंधित था। हाली पद्धति बारदौली क्षेत्रों में प्रचलित है, यह किससे संबंधित है? तो जो हाली पद्धति है इसका संबंध है बधुआ मजदूरी से। हाल भैया उन्हीं का वो ही जाने। हाली पद्धति का संबंध है बधुआ मजदूरी से। हाली पद्धति बारदौली क्षेत्र में अभी भी प्रचलित है कई जगह पर। यह कपिल राज जनजाति को उच्च जाति के यहाँ पश्तूनी मजदूरी के रूप में काम करना पड़ता है। पुश्तैनी मजदूरी के रूप में काम करना पड़ता है। कौन सी है ये? कपिल राज जनजाति के लोगों को। महाराष्ट्र में महिला आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो महाराष्ट्र में महिला आर्य समाज की स्थापना की थी पंडित रमाबाई के द्वारा। किसने? पंडित रमाबाई के द्वारा महिला आर्य समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई है? 1886 में। 1886 में इसकी स्थापना की गई थी। आनंदीबेन जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी थी। आनंदीबेन जोशी कौन थी? पहली महिला डॉक्टर बनी थी। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें केशरी हिंद की उपाधि दी थी। किनको? आनंदीबेन जोशी को दी गई थी। खुदाई खिदमतगार भगवान के सेवक किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो खुदाई खिदमतगार है, इसका आयोजन किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। पश्तूनों के बीच में एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था हमारा खुदाई खिदमतगार। यह रेड सर्टन भी कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है? रेड लाल कुर्ती भी कहा जाता है। इनको 1987 में भारत रत्न दिया गया है अब्दुल गफ्फार खान को। आजमगढ़ उद्घोषणा आमतौर पर किससे संबंधित है? तो दो आजमगढ़ घोषणा पत्र है, इसका संबंध है हमारे सिपाही विद्रोह से। 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था उनसे। यह दिल्ली राजपत्र से प्रकाशित किया गया था। लेखक है इसके बहादुर शाह जुर के पोते फिरोज शाह के द्वारा यह घोषणा पत्र लिखा गया था। इसका नाम क्या है? आजमगढ़ उद्घोषणा। आजमगढ़ उद्घोषणा आमतौर पर संबंधित है सिपाही विद्रोह 1857 से। इसको लिखा था फिरोज शाह के द्वारा। मंगल पांडे सिपाही थे, तो मंगल पांडे हमारी जो 34वीं रेजिडेंट थी उसके नेटिव इनफील्ड के सैनिक थे, और यह 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूस के विरोध में इन्होंने विद्रोह किया था और वहाँ पे एजुडेंट की हत्या कर दी थी। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे
शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया है? तो यह दिया गया था हमारे वक्त खान को। तो जो हमारा बहादुर शाह है इसके द्वारा साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दी है वक्त खान को। वक्त पर आता था इसलिए इसको क्या बोल दिया भैया, सालम ए आलाम के हो भैया, तुम साहब ए आलाम हो। तो वक्त खान को दी गई है किस द्वारा, बहादुर शाह के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह वह सूबेदार पद पर था। ये कंपनी की ओर से पहले अंग्रेज अफगान युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जो हमारा जयपुर है 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, जबकि अजमेर, नीमच और आउवा, इनों में 1857 की क्रांति हुई थी। आउवा, अजमेर और नीमच। 1857 के विद्रोह में को किस उर्दू लेखक ने देखा था? तो ये है हमारे मिर्ज़ा गालिब। कौन है? मिर्ज़ा गालिब ने अपनी आंखों से देखा था 1857 का विद्रोह। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो हमारे जो गुरु राम सिंह कूका हैं इनके द्वारा, गुरु राम सिंह कूका के द्वारा कूका आंदोलन को संगठित किया गया था। बलि प्रथा का निषेध किसके कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाली जनजाति कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हमारी खोंद जनजाति। कौन सी हो जाएगी? खोंद जनजाति हो जाएगी। खोद के निकाला था अंग्रेजों के इन्होंने, है। तमिलनाडु के मध्य भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में रहती थी। 1857 के इनका विद्रोह का कारण क्या था कि ये नरबलि देती थी। इसके विरोध में अंग्रेजों ने कानून बनाए, इन्होंने विद्रोह कर दिया। और नेतृत्व कौन थे इनके? चक्र बिश्नोई थे। खोद के चक्र बनाते थे, चक्र बिश्नोई थे जो कि युवा राजा थे। बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था हमारे गवर्नर सर जॉर्ज बार्लो के समय। किसके समय हुआ था? जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। इससे मैसूर के राजा का झंडा फहराया गया था 1806 में। कब हुआ है ये? 1806 में। सैनिकों ने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण बेल्लोर विद्रोह किया था 1806 में। 1875 में दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? जो दक्कन में दंगे हुए थे उसका तात्कालिक कारण क्या था? महाजन द्वारा ब्याज की ऊंची दरें। 1875 में दक्कन दंगों का तात्कालिक कारण महाजन कालूराम द्वारा बाबा साहेब देशमुख के विरोध में आंदोलन से घर की नीलामी की डिक्की कर लेना था। तो महाजनों द्वारा ब्याज की ऊंची दरें थी, जिसमें जो तात्कालिक वहाँ के महाजन थे कालूराम, उनके द्वारा बाबा साहेब देशमुख थे, उनके विरोध में अदालत में घर की नीलामी डिक्री कर दी गई थी। पागल पंथ का संबंध किससे है? तो पागल पंथ का संबंध रहा है हमारे करमशाह से। किससे? करमशाह से रहा है। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह मारो जनजाति से संबंधित था। इसे उत्तरी बंगाल में करमशाह ने चलाया था। किसने चलाया है? ये करमशाह के द्वारा चलाया गया है। उलगान विद्रोह किससे संबंधित है? उलगुलान विद्रोह संबंधित है हमारे मुंडा या बिरसा मुंडा से। किससे? बिरसा मुंडा से संबंधित है। इसका शुभारंभ 1899 से 1900 के बीच में चला था और इनके नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था तो ये हो जाएगा हमारे अवध के नवाब। प्रथम सहायता संधि को 1765 में 1765 में अवध के नवाब के द्वारा स्वीकार किया गया था, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले में अपनी सेना रखने के लिए इनको वचन दिया था। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? जो द्वैत शासन है यह माने जाते हैं हमारे लियोनिस कॉटिस। कौन माने जाते हैं? लियोनर कॉटिस माने जाते हैं द्वैत शासन के जनक। तथा कथित कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य प्रशासन को किस गवर्नर जनरल ने ले लिया था? तो मैसूर राज्य का प्रशासन है वह ले लिया था विलियम बेंटिक के द्वारा। बेंटिक या लेंटिक के द्वारा ले लिया गया था। विलियम बेंटिक के द्वारा 1831 में, कब है? 1831 में मैसूर एवं 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया था, क्योंकि वहाँ कथित रूप से बहुत अव्यवस्था थी। विलियम बेंटिक के द्वारा मिला लिया गया था। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ आयु का वायसराय था? तो ये हो जाएंगे हमारे लॉर्ड कर्जन, जो कि सबसे उम्र दराज वायसराय थे। अंग्रेज़ों ने
रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ की थी? जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसको सबसे पहले प्रारंभ किया गया था हमारी मद्रास रेसिडेंसी में, और हेक्टर मुनरो के समय आई थी, है ना। तो मद्रास रेसिडेंसी में इसको प्रारंभ किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था को। यह सर्वप्रथम अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। टॉमस मुनरो 1809 में इस कुछ क्षेत्रों में लागू किया था। तो ये सबसे पहले 1792 में लागू की गई थी मद्रास में। किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है? तो ये हो जाएंगे हमारे तात्या टोपे। तात्या टोपे का नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी मृत्यु शिवपुरी में हुई है 18 अप्रैल 1859 को। बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय अशांति का जनक कहा है? तो ये हो जाएंगे हमारे वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा कहा गया था। निम्न क्रांतिकारियों में से काकोरी कांड की इससे नहीं जुड़े हैं? तो इससे हमारे भगत सिंह का संबंध नहीं है, बल्कि राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खान काकोरी कांड से जुड़े हुए थे। भगत सिंह काकोरी कांड से नहीं जुड़े हुए थे। 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन ट्रेन लूटी गई थी। 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था काकोरी कांड में। अवध की आखिरी नवाब वाजिद अली शाह हमारे हो जाएंगे। किसने कहा था कि दारो दवियर पे हसरत की नज़र रखते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, ये कहा गया था इनके द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा वाजिद अली शाह, जो कि अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। इन्होंने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र रखते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, यह वाजिद अली शाह ने कहा था। किसने कहा कि आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? तो किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? तो ये इतनी बड़ी बड़ी बात है भगत सिंह कर सकते थे, भगत सिंह के द्वारा कहा गया है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से कौन सा कोट का सिद्धांत है? जो अनेकांतवाद है इसका संबंध है हमारे जैन मत से। अनेकांतवाद का संबंध है जैन मत से। इनके ज्ञान को 7 स्वरूपों में व्यक्त किया गया है। फिर आते हैं महान धार्मिक घटना। महामस्तक अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो महामस्तक अभिषेक होता है हमारी बाहुबली का। किनका होता है? बाहुबली का होता है 12 वर्ष के अंतराल में कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में। वहाँ पर भगवान बाहुबली की प्रतिमा है 18 मीटर की, और वहीं पर एक किया जाता है महामस्तक अभिषेक। निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों समसामयिक नहीं है, है ना? तो हमारा बिंब मिलंद बौद्ध धर्म से आ जाएंगे। बिंबिसार गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये एक टाइम पीरियड से रहे हैं। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। 1544 में मगध की गद्दी पर बैठा था। गौतम बुद्ध का जन्म 1563 में हुआ था। प्रसेनजीत महाजनपद काल में कौशल का शासक था, लेकिन जो मिलंद है वह एंडो ग्रीक शासक है। किस भक्ति संत ने अपने संदेशों के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो ये हो जाएंगे हमारे रामानंद। सबसे ज़्यादा आनंद तो भैया हमारी भक्ति में आता है, और उसमें भी आता है हिंदी में। भक्ति हिंदी में हो तो मज़ा आ जाता है। 14वीं शताब्दी के रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इन्होंने दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लेकर आए थे। रामानंद। चोल राजाओं में से किसने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? जो सिलोन मतलब श्रीलंका हो जाएगा। इस पर विजय प्राप्त की थी किसके द्वारा? राजेंद्र के द्वारा। कौन लाया था? राजेंद्र के द्वारा लाई गई थी। चोल राजाओं में से किसने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो यह राजेंद्र के द्वारा लाई गई थी। राजेंद्र प्रथम चोल ने 1010 में श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को परास्त करके सिलोन पर आक्रमण या फिर विजय प्राप्त की थी। महेंद्र पंचम को हराया था। और किसने हराया था? राजेंद्र ने हराया था। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर, और इसका निर्माण किसने करवाया था? गंग शासक के द्वारा करवाया गया है। प्रातः काल में गाया जाने वाला गीत कौन सा हो जाएगा जो प्रातः काल में गाया जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा दरबारी। दरबार लगेगा, गाना गाया जाएगा।
प्रातः काल में गाया जाता है दरबारी। प्राचीन काल में राजघरानों प्रातः काल में भाव और चरणों द्वारा दरबारी राग गाए जाते थे। इसमें गाने वाले भी होते थे भाव और चरणों। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? जो गायत्री मंत्र है इसकी रचना की गई है हमारे विश्वामित्र के द्वारा। किसने की है गायत्री मंत्र की रचना? विश्वामित्र ने की है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में दिया गया है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की है और यह सूर्य से संबंधित जो देवी सावित्री हैं उनको समर्पित है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो पहली शताब्दी के समय किस बौद्ध भिक्षु को हमने चीन भेजा था? तो इसका हो जाएगा नाम नागार्जुन। क्या हो जाएगा? नागार्जुन को हमने चीन में भेजा था। नागार्जुन कनिष्क के दरबार का एक महान विभूति था। नागार्जुन ने अपनी पुस्तक माध्यमिका सूत्र और में सापेक्षतावाद का सिद्धांत वर्णित किया है। सापेक्षतावाद का सिद्धांत नागार्जुन के द्वारा दिया गया है उनकी पुस्तक माध्यमिका सूत्र में। आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा किया गया है? तो यह गुरु अर्जुन के द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध कबीर अमीर खुसरो का संबंध किससे है? तो अमीर खुसरो का संबंध रहा है गयासुद्दीन बलबन से। अमीर खुसरो गयासुद्दीन बलबन से संबंधित हैं। किस मुगल शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति थी? तो ये हो जाएगा हमारा मोहम्मद गौरी, जिसके सिक्कों पर देवी गौरी की प्रतिमा थी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। पर हमारे जो रणजीत सिंह हैं इनका संबंध किससे है? सुकर चकालिया मिसल से संबंधित था। निम्नलिखित में से मुगल शासक किस एक को अपनी मुस्लिम प्रजा उनकी धर्मनिरपेक्षता के कारण जगत गुरु कहकर पुकारती थी? ऐसा कौन सा मुगल शासक है जो कि अपनी जिसकी मुगल प्रजा उनकी धर्मनिरपेक्षता के कारण उनको क्या कहती थी? जगत गुरु कहती थी। तो ये हो जाएंगे हमारे इब्राहिम आदिल शाह। इनका दिल बहुत अच्छा था, नरम था, धर्मनिरपेक्ष था, तो जगत गुरु कहती थी इनको इब्राहिम आदिल शाह को। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है हमें। चलिए देखते हैं हम अपनी सूची 2 को। पहले आती है एकता व्यवस्था। एकता व्यवस्था का संबंध किससे है? दिल्ली के सुल्तान ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। फिर आती है जागीर, तो ये होती थी हमारी मुगलों से संबंधित है। जागीर किससे संबंधित थी? मुगलों से। अमरता किससे संबंधित है? मराठाओं से संबंधित है। अमरम किससे संबंधित है? मराठों से। और मोकम यह विजयनगर से संबंधित है। मोकम नगर में नहीं मिला, तो मोकम विजयनगर साम्राज्य। अमरम मराठे और जागीर मुगल की थी। और एकता व्यवस्था दिल्ली सल्तनत से आती है। चंगेज़ खां के अधीन मुगलों ने भारत पर निर्माण या आक्रमण कब किया है? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में किया गया है। चंगेज़ खां के अधीन मुगलों ने भारत पर आक्रमण कब किया है? इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश के समय आक्रमण किया था चंगेज़ खां ने। मुगल निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे अब बुबुल मक्का कहा जाता था? किसे कहा जाता है? बबुल मक्का कहा जाता है सूरत को। बाबुल का मक्का सूरत दिखा बच्चा, बाबुल का मक्का सूरत दिखा, तो सूरत को कहा जाता है। धर्मांत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? जो धर्मत का युद्ध है वह लड़ा गया है औरंगज़ेब और दारा शिकोह के बीच में। धर्मत का युद्ध औरंगज़ेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया है। 1658 में औरंगज़ेब इसमें जीत गया था। 1658 में ये लड़ा गया है धर्मत का युद्ध औरंगज़ेब और दारा शिकोह के बीच में। मुगल कालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? तो मुगल जो मध्यकालीन में मुगल शासक बताने हैं वस्तुतः आए कहाँ से थे? तो ये हमारे सब आए थे चगताई तुर्क थे। क्या थे? जो मध्यकालीन के मुगल शासक थे ये क्या थे? चगताई तुर्क थे। नसरुद्दीन महमूद से संबंधित माने जाते हैं ये सब। किस बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए रिवाज सिजदा समाप्त कर दी थी? तो इसको जो हमारे सजदा पैबोज की प्रथा है इसको औरंगज़ेब ने समाप्त कर दिया था।
मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जात सवार पद प्रदान किए जाते थे, तो पहला सही हो जाएगा। जो मनसबदारी व्यवस्था थी इसमें जात और सवार मद ये पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार अनुवांशिक पदाधिकारी हो जाता था, गलत हो जाएगा। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि 3 वर्ग थे। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है। मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी है, तो जहांगीर के द्वारा इंग्लिश खान की उपाधि दी गई है हेनरी द नेविगेटर को। हेनरी द नेविगेटर को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी जहांगीर ने। किताब उल यामनी और किताब तारीख यामनी की रचना किसने की है? किताब उल यामनी और तारीख यामनी की रचना की गई है उतवी के द्वारा। किसने की है? उतवी ने की है। भारत में प्रथम मुगल आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुगल आक्रमणकारी हो जाएगा हमारा मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 711 से 712 में आया था। भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण था। किसके समय? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को, जो कि हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलामगंज का दूसरा शासक बना था। घरी और ग्रह कर लगाने वाला कौन सा सुल्तान हो जाएगा? जिसने घरी कर लगाए थे वो हो जाएंगे हमारे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने घर में रहने के लिए घरी कर और ग्रह कर भी लगाया था। चराई कर, पशु दुधारू पशु हैं उनके लिए चराई कर लगाया था। निम्नलिखित में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है? तो भारत का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। जौनपुर को कहा जाता है भारत का सिराज। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो यह मीर बाकी के द्वारा करवाया गया थी। बाबरी मस्जिद अयोध्या में मीर बाकी के द्वारा बनवाई गई है। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो ये हो जाएंगी हमारी हाजी बेगम। इन्होंने अपने बादशाह पति के लिए मकबरा बनवाया है, हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं की मकबरे का निर्माण दिल्ली के दीन पनाह में 1564 में करवाया था। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया था, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह शेरशाह के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा कहा गया है कि एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना सारा साम्राज्य खो दिया था, यह शेरशाह के द्वारा कहा है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जो जब्ती प्रणाली है यह अकबर की थी। क्या थी? अकबर की प्रणाली थी। यह भू राजस्व वसूलने की एक प्रथा थी, जब्ती प्रणाली। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए हैं? तो शिक्षा संबंधी सुधार किया है हमारे अकबर ने। भले खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इन्होंने इलाहाबाद में, दिल्ली में, अजमेर में छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा केंद्र खुलवाए थे। मुगल प्रशासन में मदद ए मंशा इंकित करता है। जो मदद ए मंशा है यह किसको इंकित करता है? तो विद्वानों को दी जाने वाली जो कर मुक्त भूमि है उसको। मदद ए मंशा क्या बताती है? जो विद्वान हैं उनको दी जाने वाली कर मुक्त भूमि को मदद ए मंशा कहा गया है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था हमारे 14 जनवरी 1761 में। 14 जनवरी 1761 को हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। साइमन गोबैक के नारे का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जो साइमन गोबैक है, यह जो नारा है वह यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। भैया जाओ यार, यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था साइमन गोबैक के नारे। असहयोग आंदोलन को कब अंकित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन आया है हमारा 1920 से। कब आया असहयोग आंदोलन? 1920 से संबंधित है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। निम्नलिखित में से मगध में बज्जी गण संघ के आत्मसात किया था। तो किसने मगध में बज्जी गण संघ को मिलाया था? तो ये हो जाएगा हमारा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बज्जी को भी अपने मगध में मिला लिया था। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? बिना बेगार के जीर्णोद्धार करवाया था रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का। निम्नलिखित में से किस स्थान से
3 नहरों के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो जो हमारा धौलावीरा है यहाँ से 3 नगरों के अवशेष मिलते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। जो सिंधु घाटी के लोग थे वह किन भगवान की पूजा करते थे? यह पशुपति भगवान की पूजा करते थे। किसकी करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। इसका प्रमाण हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से मिला है। एक मोहर में एक योगी की आकृति बनी हुई दिखती है।